हेलो फ्रेंड्स, थिंकर आईएएस में आपका स्वागत है। आज से हम हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री का अध्ययन करें। देखो, एंशियंट हिस्ट्री का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री है ना, हमेशा से कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट। हिस्ट्री का नाम आने से पहले ही हमें डर लगता है, भाई यार ये तो बहुत कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट। बिकॉज इसमें कन्फ्यूजन होने का मेन रीज़न ये है कि इसमें काफ़ी सारे फैक्ट हैं और उनको रटने पड़ते हैं। हम डिटेल से एनालिसिस तो करते नहीं हैं, अगर फैक्ट रटते जाएंगे तो भूल भी जाएंगे। साथ ही साथ में इसमें जो टाइमलाइन चलती है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता है, वो काफ़ी गड़बड़ाया हुआ होता है। कभी कहाँ क्या घटना चल रही है, कभी कहाँ क्या घटना चल रही है, तो ये जो सारी घटनाएं होती हैं वो कन्फ्यूजन पैदा कर देती, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो इससे क्या है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो हिस्ट्री पढ़ने में बोरियत फील होती है और हम सही से समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम जो हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं ना, इसमें हम हिस्ट्री का डिटेल से अध्ययन करेंगे। हर फैक्ट है उसको एनालिसिस के साथ में देखेंगे, मतलब जो भी फैक्ट है उसका एनालिसिस करेंगे। ये फैक्ट है तो क्यों है, ये युद्ध हुआ तो इसका रीज़न क्या है, ये घटना घटी तो इसके पीछे क्या रीज़न थे। ऐसे प्रॉपर एक एनालिसिस के साथ देखेंगे तो हमें पूरा समझ में आ जाएगी ये चीज़ हुई क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या थे, इसके बाद में परिणाम क्या हुए। और इस जो सारा हम पढ़ेंगे ना, इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। सबसे पहले घटना कौन सी हुई, उसके बाद में घटना कौन सी हुई। जब हम इस प्रकार से पढ़ेंगे ना तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार की घटना हुई क्यों है, उस टाइम में क्या चल रहा था, उसकी साइड में क्या चल रहा था। तो हिस्ट्री को समझना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ में यूपीएससी में अगर बात करें तो प्रीलिम में भी इसका वेटेज है एंशिएंट हिस्ट्री का, मेंस में भी इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथ साथ में हम प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी देखेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से ये कितना यूज़फुल है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो आज हम देखेंगे पहले तो हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद में इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ था इसका। फिर इसके सोर्स देखेंगे, हिस्ट्री के सोर्स क्या है। उसके बाद में हम हिस्ट्रियोग्राफी देखेंगे, हिस्ट्री क्या है, किसे कहते हैं, हिस्ट्रियोग्राफी क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का क्या मेल है, कौन दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, इसके बारे में देख लें। तो पहले हम ये जान लेते हैं। देखो, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, बीसीई क्या होता है, सीई क्या होता है। हम काफ़ी बार देखते रहते हैं कि ये है घटना है, वो 2000 बीसी पुरानी है, 2000 बीसी पुरानी है। तो ये सब है क्या, इसके बारे में देख लें। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, वो हुआ था फर्स्ट सीई में, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, फर्स्ट एडी को या फर्स्ट सीई में हुआ था। तो ईसा मसीह के जो बाद की जन्म के बाद की जो घटना है उसे कहा जाता है एनो डोमिनन, यानी एडी कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है उसे कहा जाता है बिफोर कॉमन एरा। ईसा मसीह के जन्म की बाद की जो घटना है उसे कहा जाता है कॉमन एरा, और उनके जन्म से पहले की घटना उसे कहा जाता है बिफोर कॉमन एरा। पहले की घटना बीसीई और बाद की घटना सीई, ठीक है। तो एडी है, उसे भी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को कहा जाएगा। जन्म के बाद की अगर कोई घटना है ना, ये मान लो ईसा मसीह का जन्म है यहाँ पे, तो इसके बाद इनके जन्म के बाद की घटना है उनको या तो एडी कहा जाएगा या सीई कहा जाता है। एडी और सीई प्रयोग हो रहा है तो जन्म के बाद की घटना है, ठीक है। और जन्म के पहले की घटना है वहाँ या तो होगा बीसीई या हो जाएगा बीसी, बिफोर कॉमन एरा या कॉमन एरा। कॉमन एरा घटना जन्म के बाद की है और बिफोर कॉमन एरा तो जन्म के पहले की। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम टाइम लाइन, एक पूरा क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर होता है उसके बारे में देख लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री की, प्राग ऐतिहासिक, जिसमें स्टोन एज आता था। तो ये जो घटना हुई थी ये ओरिजिन से लेके 10,000 BC तक की जो घटना है वो प्राग ऐतिहासिक काल चला था, प्री हिस्ट्री चली थी। इसके बारे में आगे हम डिटेल से भी देखेंगे, प्री हिस्ट्री के अलग अलग पार्ट थे। तो पहले प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, ये ओरिजिन से 10,000 BC तक चला था। उसके बाद में हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो था 2500 2500 से लेके 1600 बिफोर कॉमन एरा का जो पार्ट है ना, जो एरा है समय, वो था इंडियन सिविलाइजेशन का। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो चला था 2500 से 1600 BC बिफोर कॉमन एरा का जो टाइमलाइन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। उसके बाद में वैदिक एज था 1500 से 600 की ईस्वी के बीच का, 1500 से 600 ईस्वी के बीच में था वैदिक एज, जिसे आर्यन एज भी कहा जाता है, जहाँ आर्यन भारत में आए थे। या तो आर्यन के रिलेटेड तो अलग अलग फैक्ट है, बट हम बात कर लेते हैं आर्यन से संबंधित, वैदिक एज यानी आर्यन एज। फिर आता है महाजनपद एरा, जो था 600 to 300 BC, 600 to 300 BC में महाजनपद। इस टाइम में फॉरेन इन्वेजन भी हुए थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इसी समय थे। तो ये पूरा 600 to 300 जो पूरा समय था वो था महाजनपदा या बुद्धिज्म जैनिज्म से। फिर इसके बाद में आएगा मौर्यन एज। तो पहले प्री हिस्ट्री, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज,
फिर महाजनपद, इसके साथ में फॉरेन इन्वेजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये पूरा साथ में आ गया। फिर मौर्यन एज की बात करें तो ये चला था 300 to 100 तक, 300 बिफोर कॉमन एरा से 100, मतलब 325 से 185। इसका मतलब क्या है, 385 तो बिफोर कॉमन एरा, 385 से 185 कॉमन एरा तक। मतलब पहले तो यहाँ पे देख लो 385 बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा मसीह से जन्म से 300 साल पहले और 100 साल बाद में, ईसा मसीह के जन्म के 100 साल बाद तक और ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले तक, ये जो पूरा समय था वो मौर्यन एज था। इसके बाद में आता पोस्ट मौर्यन, ये चला था 200 से 300 तक का टाइम था, वो था मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एज। उसके बाद में गुप्ता एम्पायर आ गया, गुप्ता ये चला था 300 to 500 तक का टाइम था, ये पूरा गुप्ता एम्पायर चला था यहाँ पे। फिर बात करते हैं पोस्ट गुप्ता की बात करें, ये था 600 to 700 तक का जो टाइम था। या अब एनो डोमिनेंट में आ गया, एडी में आ गए हम, ईसा मसीह के जन्म की बात की है, पोस्ट गुप्ता आ गए। उसके बाद में हर्ष, चालुक्य, पल्लव है, ये भी पोस्ट गुप्ता में थे। फिर अर्ली मिडिवल स्टार्ट हो जाता है, जो अर्ली मिडिवल है वो 700 से 1200 तक का अर्ली मिडिवल है। ये हमने एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लिया, टाइमलाइन देख ली। अब हम हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि हिस्ट्री के सोर्स क्या था। देखो, हम हिस्ट्री को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे हिस्ट्री में क्या क्या घटना हुई थी, कब हुई थी, इसके बारे में पता करने का कुछ जरिया तो होना चाहिए। तो इसके लिए हम सोर्स का अध्ययन करते हैं, अलग अलग प्रकार के सोर्स हैं, उनका अध्ययन करने से हमें पता चलता है हिस्ट्री में क्या क्या घटना घटित हुई। ये जो सोर्स है वो 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सोर्स। पहले होते हैं लिटरेरी सोर्स, जिससे साहित्यिक स्रोत भी कहा जाता है। दूसरे होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसे पुरातात्विक स्रोत भी कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, तो सबसे पहले इन दोनों स्रोतों का अध्ययन होता है। पहले जो कहीं लिखा हुआ है, साहित्य में कहीं पे लिखा है, उसको देखा जाएगा। उसके बाद में उसका जो मैच है वो पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल द्वारा किया जाएगा। अगर दोनों सिमिलर घटना है तो प्रूव हो जाएगा हाँ हिस्ट्री में इस प्रकार की घटना घटित हुई थी। तो हम पहले लिटरेरी सोर्स के बारे में जान लेते हैं। लिटरेरी सोर्स के बारे में जानने से पहले मेंस में कुछ क्वेश्चन पूछे गए इससे संबंधित, वो पहले देख लेते हैं कि मेंस में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे संबंधित। ये एक 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में कि अर्ली इंडियन हिस्ट्री है ना, उसमें जो उसे अध्ययन करने का जो चेंज हुआ है, अप्रोच चेंज हुआ है, उसको डिस्कस करो। डिस्कस द चेंजिंग अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री, 2006 में पूछा गया था। साथ में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, साथ में क्वेश्चन पूछा था कि बिना कॉइन्स और जो इंस्क्रिप्शन होते हैं ना, उनका यूज किए आप किस प्रकार से हिस्ट्री का अध्ययन कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है? तो पॉसिबल नहीं है तो किस प्रकार से पॉसिबल नहीं है, इस पर चर्चा करो। एक साथ में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। एक 2009 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा था कि जो बाहर के जो आए थे ट्रैवलर वगैरह, उन्होंने किस प्रकार से हिस्ट्री का अध्ययन करने में हेल्प करी है, और जो हमारा उस टाइप में सोशल हिस्ट्री थी वो किस प्रकार से काम करती थी, इसके बारे में 2009 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया है, 12 में भी पूछा गया है। इससे यूपीएससी ने कई बार इससे क्वेश्चन पूछे। देखो आप एक बार ये सारे क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, एक बार आप चेक कर लेना यूपीएससी ने और क्या क्या क्वेश्चन पूछे और आप किस प्रकार से इसका जवाब दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन रखने का मेन मतलब यही है, मेन मोटो यही है कि यूपीएससी इसमें क्या क्या पूछ सकती है, इसका इंपॉर्टेंट है कि नहीं। कई लोग ये कहते हैं नहीं, अर्ली जो अपने एंशिएंट हिस्ट्री है उसका तो ज़्यादा वेटेज है ही नहीं, इसमें सोर्स को तो डिस्कस करने का मतलब नहीं, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती नहीं है। नहीं, यूपीएससी इस पर भी क्वेश्चन पूछती है। प्री में कम पूछती है बट मेंस में पूछती है। प्री में अगर पूछा जाएगा तो वो थोड़ा बहुत इतना डीप होगा नहीं, ऊपर से पूछे। मेंस में इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी पूछ चुकी है और फ्यूचर में पूछ भी सकती है। इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री जरूरी है, उसको पढ़ना है, वो भी जरूरी है। और साथ ही साथ में इस प्रकार से पढ़ना है कि हम अपना जो क्वेश्चन आए उसे टैकल कर सके रियल एग्जाम में। तो अब हम सोर्स के बारे में जान लेते हैं। अब हम लिटरेरी सोर्स के बारे में बात कर रहे थे। साहित्यिक स्रोत, तो इसको 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन करें तो 2 प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है लोकल सोर्स, दूसरा है फॉरेनर सोर्स। पहले अपने लोकल जो भी हमारे यहाँ के सोर्स थे, और बाद में विदेशी मतलब यात्री यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी कुछ लिखा था, तो ये फॉरेन सोर्स हो गए। तो पहले हम लोकल सोर्स की बात कर लेते हैं। लोकल सोर्स भी 2 प्रकार के हुआ करते थे। एक तो है सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है रिलीजियस यानी धार्मिक सोर्स। सेक्युलर को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रिलीजियस धार्मिक स्रोत थी उसके बारे में जान लेते हैं। धार्मिक ऐसे नहीं कि धर्म से नफरत करना, वैसा कुछ धार्मिक बारे में नहीं है। रिलीजियस सोर्स मतलब धर्म से संबंधित जो किताबें वगैरह लिखी गई थी, जैसे पुराण है, वेद है, ये धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो हम धार्मिक स्रोत को देख लेते हैं। इसमें वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन, बुद्ध और जैन उस टाइम में अलग से धर्म बन गए थे, तो इनके भी कुछ सोर्स थे। और वैदिक जो हिंदू धर्म है, इनसे संबंधित भी कुछ सोर्स है, तो इसके बारे में देख। वैदिक सोर्स की बात करें तो इसमें है श्रुति और स्मृति। श्रुति में क्या होता है? सुनना,
तो श्रुति के तहत क्या क्या आता है, वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है और उपनिषद है, ये श्रुति के तहत आते हैं। फिर आते हैं स्मृति। स्मृति में क्या क्या आता है, वेदांग है, पुराण है, एपिक है, धर्मशास्त्र है, नीति शास्त्र है, ये सब स्मृति के तहत आते हैं। तो इन सब से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये बाद में इसके बारे में थोड़ा बहुत और भी डिटेल में देखेंगे। तो वैदिक में श्रुति था और स्मृति था, और श्रुति में वेद है, ब्राह्मण है और अरण्यक है, उपनिषद है, और स्मृति में वेदांग है, पुराण है, एपिक है, धर्मशास्त्र है, नीति शास्त्र है। फिर हम देखेंगे बुद्धिस्ट सोर्स। बुद्धिस्ट सोर्स क्या क्या है, बुद्धिस्ट जो बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसमें भी कुछ लिखा होगा इतिहास के बारे में। तो वहाँ पे एक तो कैनोनिकल सोर्स है। कैनोनिकल क्या होता है, कैनोनिकल यानी धर्म से जुड़े हुए कुछ, वहाँ उस बुद्ध धर्म में बौद्ध के बारे में कुछ बातें करेगी, तो वो कैनोनिकल सोर्स है। दूसरा है नॉन कैनोनिकल सोर्स। तो नॉन कैनोनिकल यानी धर्म से रिलेटेड नहीं, दूसरी कुछ बातें करी गई है, वो नॉन कैनोनिकल सोर्स। अब हम पहले कैनोनिकल सोर्स की बात करते हैं। तो कैनोनिकल सोर्स में क्या क्या आते हैं, एक तो हीनयान, जो अलग बौद्ध धर्म में एक अलग पंथ चला गया था, हीनयान में त्रिपिटक आता है, पाली आता है, ये हीनयान के तहत आता है। दूसरा है महायान। महायान में क्या आता है, महायान ज़्यादातर संस्कृत का यूज़ करते थे, और फिर इसमें माध्यमिका है, योगाचार्य है, ये सब है वो महायान से संबंधित है। तो इन्होंने इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी दी। और फिर नॉन कैनोनिकल की बात करें, इसमें पाली है, तिब्बती हिस्ट्री है, तिब्बत की जो हिस्ट्री है उसमें भी कुछ बताया गया हिस्ट्री के बारे में, किंग ने कुछ अपनी राइटिंग लिखी थी। तो ये सब नॉन कैनोनिकल सोर्स है जो कि हिस्ट्री के बारे में हमें बताते। फिर जैन में भी कुछ सोर्स थे जो उन्होंने हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी, जिसमें क्या क्या है, अंग है, उपंग है, प्रकीर्ण है, चेत सूत्र है, मूल सूत्र है, इस प्रकार कई सारे जैन सोर्स है जो हमें हिस्ट्री समझने में हेल्प करते हैं। अब हम श्रुति और स्मृति के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो हमने अभी देखा था कि वैदिक सोर्स में श्रुति और स्मृति आते हैं, तो हम श्रुति स्मृति के बारे में बात करते हैं। श्रुति के बारे में बात करते हैं, इसमें 4 वेदों का बारे में बताया गया है। 4 वेद है, उसके बारे में श्रुति में लिखा गया है, और उसमें क्या क्या होते हैं। तो इन 4 वेदों के अपने कर्म कांड है, इसमें कर्म कांड है ना, और एक अरण्यक है। तो कर्म कांड में क्या, संहिता है, ब्राह्मण है, फिर अरण्यक में उपनिषद है, ये सारी 4 वेद है, उसमें अपने अपने सब पार्ट है, ठीक है। इनको भी अलग प्रकार से क्लासीफाइड किया गया है। फिर बात करते हैं स्मृति की। स्मृति में अलग अलग है, जैसे स्मृति में क्या है, पहले उपवेद है, फिर वेद उपंग है, फिर वेदांग है, फिर धर्मशास्त्र है, फिर पुराण है, फिर इतिहास है। तो स्मृति को भी अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया गया। कितने टाइम से क्लासीफाइड किया गया, तो उपवेद है, फिर उपवेद मतलब हम बात कर रहे हैं स्मृति की क्लासिफिकेशन की। तो स्मृति की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना हम, तो स्मृति को अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया गया। जैसे उपवेद है, वेद उपंग है, वेदांग है, धर्मशास्त्र है, पुराण है, एपिक है, इस अलग अलग प्रकार से स्मृति है उसको क्लासीफाई किया। अब हम अगर उपवेद की बात करें तो उपवेद में क्या आता है, यजुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व है, सत्य है, सत्प्य है, ये सारे इनका जो उपवेद है उसका आगे क्लासिफिकेशन इस प्रकार से हुआ। इसमें यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व, सत्य, ये सारी आगे क्लासिफिकेशन हुआ। इतना हमें याद नहीं रखना है, इतना डिटेल में अगर यूपीएससी पूछेगी भी नहीं, पूछेगी इतना याद भी नहीं रहता। बट यह है कि स्मृति का आगे क्लासिफिकेशन हुआ है, वो उपवेद, वेद उपंग, वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण और एपिक में हुआ है। अब बात करते हैं उपवेद, इसका भी आगे क्लासिफिकेशन हुआ है। कुछ एक आधे एग्जाम्पल की बात, गंधर्व है, सत्य है, इसमें हुआ। अब वेद उपंग की बात करें तो इसमें ये योगा है, वेदासा है, मीमांसा है, इस प्रकार के आगे इसका भी क्लासिफिकेशन हुआ है। फिर वेदांग की बात करें तो इसमें ज्योतिष है, शिक्षा है, कल्प है, आगे इसका भी क्लासिफिकेशन हुआ है। और धर्मशास्त्र है, उसका भी क्लासिफिकेशन हुआ है। 18 टोटल धर्मशास्त्र है, और उसमें मनुस्मृति है, वो धर्मशास्त्र का पार्ट है। तो आगे धर्मशास्त्र का भी क्लासिफिकेशन हुआ है। पुराण की बात करें तो टोटल 18 महापुराण है, 46 उप पुराण है, इसका भी क्लासिफिकेशन। एपिक की बात करें तो एपिक 2 है, महाभारत और रामायण 2 एपिक है, ठीक है। ये इस प्रकार से क्लासिफिकेशन। तो हमें इतना याद रखना है, श्रुति स्मृति आगे इसका क्लासिफिकेशन है। श्रुति में 4 वेद है जिसके अलग अलग कर्म कांड है, अरण्यक है, और स्मृति के बाद में जिसमें उपवेद है, वेदांग है, उपवेदांग है, उपवेदांग उपंग है, वेद उपंग है, और धर्मशास्त्र है, पुराण है और एपिक है। फिर हमने देख लिया था उपवेद में क्या आगे क्लासिफिकेशन है, वेद उपंग में भी आगे क्लासिफिकेशन है, वेदांग का भी है, धर्मशास्त्र का भी है, पुराण का भी है और एपिक का भी है। अब हम वेद के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे सबसे पहले 4 वेद है। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है, उसके बाद में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इनका भी आगे क्लासिफिकेशन किया गया। बट यूपीएससी इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, पूछेगा भी तो याद नहीं रहेगा। प्रीलिम में तो ज़्यादातर चांस नहीं है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बने। अब हम एक बार उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। उपनिषद को कि पहले उपनिषद कहा कैसे जाता है। उपनिषद में क्या होता है, ग्रुप के समय उपनिषद, ठीक है, संस्कृत वर्ड है। तो गुरु होते हैं ना, हमारे टीचर होते हैं, उनके समय नीचे जाके, आप गुरु होते हैं उनके नीचे जाके बैठोगे पास में,
ठीक है, धरती पे जाके बैठोगे और उनके पास में जाके सीखोगे। तो गुरु के समीप जाकर पास में बैठ कर सीखना, उपनिषद का मतलब यही होता है। गुरु जो होते हैं, टीचर होते हैं, उनके समीप जाओगे और पास में बैठ कर सीखना, ये उपनिषद का मतलब होता है। फिर दर्शन है, ये भी अलग अलग प्रकार के दर्शन है हमारे, जब आप डिटेल में अध्ययन करोगे, जबकि आपको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, बट आप धर्म के बारे में अध्ययन करोगे तो आपको ये पता चलेगा अलग अलग प्रकार के दर्शन है। जैसे विशेष दर्शन है, इसमें क्या होता है, कांड के बाद में। फिर न्याय दर्शन है, जो गौतम ऋषि द्वारा लिखा गया था, जिसमें लॉजिक की बात की गई है। फिर योग है, जो पतंजलि द्वारा लिखा गया था, जो प्रैक्टिस करने की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं। हम अलग अलग प्रकार के दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने योग दर्शन की बात करी है, ठीक है, जो पतंजलि द्वारा लिखा गया है। फिर न्याय दर्शन है, जो गौतम द्वारा, जिसमें लॉजिक की बात की गई है। फिर सांख्य दर्शन है, जो कपिल द्वारा लिखा गया था, मुनि कपिल थे ना, कपिल मुनि द्वारा लिखा गया था, जिसमें शारीरिक है और भी कहीं मानसिक क्रिया वगैरह जो की जाती है उसके बारे में लिखा गया था। फिर वेदांत है, ये वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया था, जिसमें आत्मा के बारे में बात की गई। फिर मीमांसा है जी, ये जो मीमांसा है वो जैमिनी द्वारा लिखा गया था, जिसमें वेदों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के दर्शन है, उनके बारे में, उनके कौन राइटर थे उनके बारे में बताया गया। न्याय दर्शन गौतम जी के द्वारा लिखा गया था, ऋषि गौतम थे उनके द्वारा न्याय दर्शन था। योग है पतंजलि द्वारा, ये तो आपको याद ही होगा। सांख्य दर्शन कपिल द्वारा लिखा गया था, मुनि कपिल थे उनके द्वारा लिखा गया था। फिर वेदांत है वेद व्यास के द्वारा। मीमांसा है वो जैमिनी द्वारा लिखा गया था। और आगे बताया गया इनमें क्या क्या था। वेदांत में वेदों के बारे में, और मीमांसा में, इन वेदांत में आत्मा के बारे में, मीमांसा में वेदों के बारे में, सांख्य में शारीरिक और मानसिक जो काम होते हैं उनके बारे में, पतंजलि जो योग था उनमें प्रैक्टिस के बारे में, न्याय दर्शन में लॉजिक के बारे में बताया गया है। अब हम उपनिषद के बारे में देखो। उपनिषद का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया था कि उपनिषद यानी गुरु के समीप जाके कुछ सीखना, तो वो उपनिषद होता है। और उपनिषद भी हमने देखा था 18 जो महाउपनिषद है, और कौन कौन से हैं ये भी हम एक बार देख लेते हैं। उपनिषद को आपको समझ में आ गया। अब एक बार पुराण के बारे में देख लेते हैं। पुराण क्या, दर्शन हमने देख लिए, ठीक है, विशेष दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा, इसके बारे में देख लिया। अब एक बार पुराण के बारे में देख लेते हैं। पुराणों के बारे में देखने से पहले हमें ना एक बार जो 4 वेद हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में देख लेते हैं। अगर बाई चांस क्वेश्चन बन जाए तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि पूरा वेदों के बारे में। तो सबसे पहला ऋग्वेद है, ये ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इसमें है ना जो ऋग्वेद है इसमें आर्यंस थे ना, उस टाइम आर्यंस का राज था। तो आर्यंस की राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, पूरी तरह से इनके बारे में सब कुछ जानकारी दी हुई है ऋग्वेद में। आर्यंस की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन के बारे में बताया गया है। और जो ये ऋग्वेद था इनके अलग से ब्राह्मण था, ब्राह्मण संहिता के बारे में बताते हैं। ब्राह्मणाज, इनके अलग से ब्राह्मणाज थे, इनके अलग से अरण्यक थे, इनके अलग से उपनिषद थे। हम ऋग्वेद की बात करते इनके सेपरेट अलग से उपनिषद भी थे। उपनिषद का मतलब आपको गुरु के समीप जाके सीखना, ये उपनिषद थे। और फिर अरण्यक का क्या मतलब होता है, अरण्यक यानी जंगल में जाके सीखना। उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठ के सीखना, समीप बैठ के सीखना। और अरण्यक की बात करें तो अरण्यक यानी जंगल में जाके सीखना। ये संस्कृत वर्ड है ये भी। तो इसमें 6 वेदांग की बात की गई। वेदांग में क्या होता है, वेदांग है जो वैदिक टेक्स्ट है। देखो वेद है, आपको समझ में नहीं आती, बहुत टफ लैंग्वेज हो, तो इसको समझने के लिए वेदांग लिखे गए थे। 6 वेदांग थे। वेदांग में जो वैदिक टेक्स्ट थे उनको समझने में हेल्प करते हैं। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। वेदांग में एस्ट्रोनॉमी है, रिचुअल्स है, ग्रामर्स है, मैट्रिक्स है, इन सब के बारे में लिखा गया है और इनको समझने में हेल्प करते हैं। अब हम एक बार सूत्र के बारे में देख लेते हैं। हमने वेदों के बारे में देख लिया, एक बार सूत्रों की बात करते हैं। तो 4 सूत्र पे देखो, कल्प सूत्र है, उसके अंतर्गत भी 4 सूत्र। तो सूत्र कौन कौन से हैं, पहला है सूर्ता सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, 16वां सूत्र। ये सूर्ता सूत्र इसमें क्या होता है, इसमें त्याग के बारे में। ग्रह सूत्र में घरेलू जो डोमेस्टिक राइट है उसके बारे में बात की गई है। धर्म सूत्र में हमारे रिलीजियस के बारे में बात करी। और 16वां सूत्र है उसमें फायर एंड आग के बारे में बात की गई। सूत्रों के बारे में आपको समझ में ये इतना क्वेश्चन बनेगा, फिर थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए कि कितने प्रकार के सूत्र होते हैं। 4 सूत्र। आपने कल्प सूत्र के बारे में सुना भी होगा, जिसमें रिचुअल के बारे में बताया गया, किस प्रकार के रिचुअल उस टाइम होते थे। फिर इसके कल्प सूत्र के अंतर्गत सूता सूत्र है, ग्रह सूत्र है, धर्म सूत्र है, 16वां सूत्र है। इसके बाद में सूता सूत्र त्याग की बात करें, ग्रह सूत्र, ग्रह यानी घर से संबंधित है, तो घरेलू राइट के बारे में, डोमेस्टिक राइट के बारे में। धर्म सूत्र तो रिलीजियस की बात करते हैं। 16 सूत्र जो भी आग के बारे में बात करते हैं। अब एक बार हम एपिक के बारे में भी देख लेते। तो जो हमारे एपिक थे महाभारत और रामायण, उनके बारे में बात कर। एपिक की बात करें तो महाभारत है जिनको वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर काफ़ी जगहों की भी जानकारी दी गई है इस महाभारत में। साथ ही साथ रामायण की बात करें तो इनको वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया था। अब आप आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखोगे ना तो हस्तिनापुर की कहीं जानकारी अभी मिली है। हस्तिनापुर से आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी था कहीं समय पहले, कि वहाँ से एक रथ मिला है जो काफ़ी पुराना है।
तो इस प्रकार से आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो भी मिले हैं। हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ है, उनके बारे में आर्कियोलॉजिकल जो जांच हुई उसमें भी पता चला है। अब हम पुराण की बात करते हैं। तो पुराण यानी ओल्ड, काफ़ी जो पुराण लिखा गया उसे ओल्ड यानी पुराण यानी ओल्ड। तो ये वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए थे। टोटल जो महापुराण की बात करें तो 18 महापुराण है। और कौन कौन से हैं? विष्णु पुराण है, नारद पुराण है, भगवत पुराण है, गरुड़ पुराण है, पद्म पुराण है, वराह पुराण है, मत्स्य पुराण है, फिर कर्म पुराण है, लिंग पुराण है, शिव पुराण है, स्कंद पुराण है, अग्नि पुराण है, ब्रह्मा पुराण है, ब्राह्मण पुराण है। इस प्रकार से 18 है। तो सारे नाम आपको याद नहीं रखने, कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे विष्णु पुराण है, नारद पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है। थोड़ा इनके बारे में याद रखना क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल से जानकारी दी गई है। तो इन पुराणों के बारे में याद है। बाकी छोटे छोटे और भी 18 है तो सबके बारे में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 4-5 है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में याद रखना थोड़ा बहुत। पुराण कब लिखे गए थे इसके बारे में देख लीजिए। पुराण की अगर टाइमलाइन की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे और हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हमारी जानकारी मिलती है कि जो पुराण जो लिखे गए थे स्पष्ट देखो टाइमलाइन तो थी नहीं। पुराणों के आप कमियों की भी देखो तो यही है उनकी कमियों के स्पष्ट टाइमलाइन का अभाव है। एक क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर होता है उसका अभाव है। बट एस्टिमेट लगाया जाता है कि जो पुराण है वो 4th to 5th सेंचुरी के बीच में लिखे गए थे। बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा में 4th to 5th सेंचुरी में लिखे गए थे। जो पुराण है वो 4th to 5th यानी 4वीं से 5वीं सदी है उसमें लिखे गए थे। कॉमन एरा की बात कर रहे हैं तब लिखे गए थे। और हमारे एक बार टाइम लाइन है हमारी जो इंडियन हिस्ट्री उसकी अकॉर्डिंग टाइम लाइन की बात करें। इसमें क्वेश्चन भी आया था कि जो इंडियन हिस्ट्री का जो टाइम लाइन है जिसमें त्रेता युग है, फिर उसके बाद त्रेता है, उसके बाद द्वापर है, फिर कलयुग। सबसे पहले त्रेता यानी क्रिएट हुई थी, पृथ्वी क्रिएट हुई उससे त्रेता कर देना। फिर उसके बाद में त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। कलयुग आप समझ जाओगे, त्रेता समझ जाओगे, उसके बीच में त्रेता और द्वापर है। 4 युग है। 4 युग बन के एक महायुग बनता है। 1000 महायुग से एक क्लब बनता है। इस प्रकार से ये टाइमलाइन चलती है। हमारी इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो इंडियन 4 युग है यानी एक महायुग, 1000 महायुग, एक कल्प बनता है। तो ये भी आप समझ लेना एक बार। फिर जो वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्रह्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पुराण है। इसमें क्या देखो वायु पुराण, विष्णु पुराण की आप बात करोगे इसमें उस टाइम की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसके बारे में बात किया गया। उस टाइम में जो शिशुनाग वंश थे, नंद वंश है, नंद डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी है, सुंग डायनेस्टी है, कणव डायनेस्टी है, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। ये जो वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, इनको आप डिटेल में अध्ययन करोगे तो इनसे ये जानकारी मिलती है उस टाइम का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उनके बारे में डिटेल से जानकारी मिलती है इन पुराणों के माध्यम से। वायु पुराण में गुप्त वंश है, जो गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, उनके बारे में डिटेल से अध्ययन किया गया है, उसके बारे में डिटेल से लिखा गया है वायु पुराण में। और वर्ण सिस्टम के बारे में भी हमें पुराण में डिटेल से जानकारी मिलती है। जब पुराणों का अध्ययन करें तो वर्ण सिस्टम है ना, किस प्रकार से वर्ण सिस्टम बना हुआ था उस टाइम में, तो उसके बारे में भी डिटेल से हमें जानकारी मिलती है वर्ण सिस्टम के बारे में भी। और पुराणों में हमें भारतवर्ष, आज हम बोलते हैं भारत, जिसका नाम भारत क्यों पड़ा था, इसके बारे में भी हमें पुराणों से ही जानकारी मिलती है। पृथ्वी, जिससे आज सेलेस्टियल जो बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडी अर्थ है ना, उसके बारे में पद्म पुराण है, उसमें जानकारी मिलती है किस प्रकार की सेलेस्टियल बॉडी है, कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है। आज बोलते हैं ना हमने खोज की है, हमें उससे पहले पता नहीं था कि पृथ्वी राउंड शेप में थी, किस शेप में थी। तो हमारे पुराण हैं उनमें लिखा गया था कि अर्थ है वो किस शेप में, तो इसकी जानकारी पद्म पुराण से मिलती है। और भी सेलेस्टियल बॉडी थी उनके बारे में भी पद्म पुराण से जानकारी मिलती है, ठीक है। और जो कुछ पुराण है उनके बारे में तो विदेशी आक्रांता थे ना, जो फॉरेन इन्वेजर थे, उनके बारे में भी वर्णन मिलता है जो इन पुराणों के माध्यम से। अब पुराणों के बारे में पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल कई सारी जानकारी मिलती, ज्योग्राफी जानकारी मिलती है, लिटरेचर की जानकारी मिलती है। बट इसमें कमियां भी बहुत है। इससे इश्यू क्या आता है, देखो क्वेश्चन अगर पूछे जाए कि पुराण में इतनी सारी जानकारी मिलती है बट उससे कुछ प्रॉब्लम्स है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता भरोसा? अगर इस पर मेंस में क्वेश्चन मतलब जैसे बनेगा तो नहीं, बट मैं एग्जांपल के लिए पूछूँ, अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि पुराणों में अगर इतनी जानकारियाँ हैं तो क्या पुराणों पर भरोसा करके हिस्ट्री का रीराइट कर सकते हैं? इस प्रकार से कुछ अगर क्वेश्चन बने तो पुराणों के साथ इश्यू ये है, एक तो ये रिलायबल सोर्स नहीं है, बिकॉज कि इस पर टाइमलाइन फिक्स नहीं है, कब लिखा गया था वो फिक्स नहीं है। इसमें पॉलिटिकल जानकारी तो है, उसके अलावा इकोनॉमिकल जानकारी है, इकोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ उस टाइम में सोशल कंडीशंस कैसी थी उसके बारे में नहीं बताया गया, वर्ण सिस्टम का भी डिटेल से नहीं बताया गया। और जो मेन है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में नहीं, कब लिखा गया था, कौन सा राज्य किससे संबंधित है, वो स्पष्ट नहीं है। अभी बात अगर चंद्रगुप्त मौर्य की चल रही है, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा डायनेस्टी आएगा उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे अभी चंद्रगुप्त फर्स्ट है उनके बारे में चल रही जानकारी, पर जो पुराणों में ये नहीं कि इनके बाद में नेक्स्ट राजा कौन था या नेक्स्ट डायनेस्टी कौन थी, किसके साथ इनका क्लेश चल रहा था, उसके साइड में क्या चल रहा था, आसपास में एरिया में क्या चल रहा था, ये पुराणों में नहीं लिखा गया है। पुराणों में ओनली
कुछ कुछ जानकारी दी गई है, किसी किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई, और जिसके बारे में दी गई उनके बारे में डिटेल से जानकारी है, बट उसके अलावा और किसी के बारे में कुछ जानकारी या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। और लैंग्वेज जो है उसमें ग्रामर में जो मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइम में प्रॉपर जानकारी ग्रामर से रिलेटेड थी नहीं, तो ग्रामरिकल जो मिस्टेक है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो स्पष्ट पढ़ने में भी दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से कहीं जो है वो पुराणों में दिक्कत है, बट इनसे जानकारी भी बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। तो आज हमने यहाँ तक डिस्कस कर दिया। अब कल से हम बुद्धिस्ट के बारे में जान लेंगे, जो बुद्धिस्ट साहित्यिक स्रोत है, लिटरेरी सोर्स है बुद्धिस्ट, उनके बारे में जानेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।